आज अपने शो की शुरुआत दिन की सबसे शक्तिशाली तस्वीर से करते हैं। इसे कुछ लोग वर्ष की सबसे शक्तिशाली तस्वीर भी कह सकते हैं। और यह तस्वीर उज्जैन के महाकाल लोक की है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम को ही लोकार्पण किया है। लोकार्पण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महाकालेश्वर में पूजा अर्चना की, लेकिन पूजा करते हुए मोदी की यह तस्वीर कोई सामान्य तस्वीर नहीं है। नरेंद्र मोदी शायद देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी अपनी धार्मिक आस्था और मान्यताओं को छुपाया नहीं। वो हिंदू हैं और हिंदू धर्म में उनकी श्रद्धा का वो सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं। इस बात को जाहिर करने में उन्हें कभी भी कोई हिचक नहीं होती। महाकाल मंदिर देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। वर्ष 1235 में इल्तुतमिश ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। 550 वर्ष बाद मराठा योद्धा राणोजी राव ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और अब महाकाल लोक के जरिए इस मंदिर को एक नया आधुनिक लुक दिया गया है। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि धरती पर देवलोक जैसा आपको आभास हो। महाकाल लोक में करीब 2 लाख लोग एक साथ दर्शन कर पाएंगे, 2 लाख। और यहां देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया जा रहा है, जहां पूरी रात लोग भ्रमण कर सकेंगे। महाकाल लोक की एक बहुत बड़ी विशेषता यह भी है कि यहां घूमने के लिए आपको किसी गाइड की आवश्यकता नहीं होगी। यहां लगी मूर्तियां खुद अपनी कहानी आपको सुनाएंगी। परिसर में लगाई गई हर प्रतिमा के सामने एक बारकोड लगाया गया है। क्यूआर कोड को स्कैन करते ही चुनी हुई भाषा में सारी जानकारियां आपके मोबाइल फोन पर आ जाएंगी। अभी इस मंदिर का पहले चरण का काम पूरा हुआ है और दूसरे चरण का काम वर्ष 2023-24 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट पर कुल मिलाकर 856 करोड़ की लागत आएगी और इससे उज्जैन को एक नई पहचान मिलेगी। अब ये जो मौजूदा सरकार है, इसमें इस दौर में भारत की पुरातन विरासत को सहेजने और उनके पुनर्निर्माण का काम बहुत तेजी से हुआ है। नरेंद्र मोदी शायद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने धार्मिक आस्थाओं के केंद्रों के पुनर्निर्माण के जरिए विकास और रोजगार के महत्व को अच्छी तरह से समझा है। और इस 4 धाम प्रोजेक्ट करीब 889 किलोमीटर के ऑल वेदर रोड के जरिए यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ने का प्रोजेक्ट है। राम मंदिर का काम शुरू पहले ही हो चुका है, जो 2024 तक पूरा होगा। इसके अलावा मोदी सरकार रामायण सर्किट की परियोजना पर भी काम कर रही है, जिसमें 9 राज्यों के 15 शहरों को रेल, सड़क और हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। रामायण सर्किट का दायरा अयोध्या के साथ साथ नेपाल और श्रीलंका तक बढ़ाने का प्लान है। इसके अलावा कई परियोजनाओं पर और भी काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर हिंदू धार्मिक आस्था के केंद्रों को अब एक के बाद एक विकसित किया जा रहा है। आपको चिंता में डालने वाली खबर, क्योंकि आज अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे देश के एक राज्य में हिंदू समुदाय की 30 से ज्यादा दुकानों और मकानों को आग लगा दी गई, 20 से ज्यादा दुकानों में लूटपाट की गई, 10 से ज्यादा हिंदू परिवारों को हिंसा के दौरान अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। पिछले 5 वर्षों में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 15 से ज्यादा बड़ी घटनाएं हुई हैं और बहुत सारे इलाकों से हिंदुओं का पलायन बढ़ गया है। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि भारत के जिन 4 राज्यों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है, उनमें असम, उत्तराखंड और केरल के बाद पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच 10 साल में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी में 1.8% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में हिंदुओं की आबादी 1.9% तक कम हो गई है। भारत के जिन राज्यों में हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हो रही है, उनमें पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, त्रिपुरा और उत्तराखंड के बाद छठे स्थान पर आता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कुल आबादी उस समय 9 करोड़ 13 लाख थी, जिनमें लगभग 70% यानी 6 करोड़ 40 लाख हिंदू थे और 27% आबादी यानी लगभग 2.5 करोड़ मुस्लिम आबादी थी। लेकिन सोचिए, जब वर्ष 2001 से 2011 के बीच पश्चिम बंगाल में इतनी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी, तो 2011 से 2022 के बीच इन 10 वर्षों में इसमें कितनी जबरदस्त वृद्धि हुई होगी। हमारे देश का एक खास वर्ग आज भारत पर सांप्रदायिक होने के आरोप लगाता है। ये बहुत आसान है लगाना, और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का हमारे देश के ही लोग बचाव करते हैं। जबकि कड़वा सच ये है कि जिस पश्चिम बंगाल में 1971 में
20% मुस्लिम आबादी रहती थी, वहां उनकी संख्या वर्ष 2011 में बढ़कर 27% से ज्यादा हो गई। लेकिन जिस बांग्लादेश पर यह खास वर्ग चुप रहता है, वहां 1974 में 14% हिंदू आबादी रहती थी, जो 2011 में कम होकर सिर्फ 8% रह गई। यानी बांग्लादेश की जनसंख्या से हिंदू गायब होते चले गए, जबकि भारत के कई राज्यों में इसी दौरान मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ती चली गई। अब आपको यह बताते हैं कि पूरी दुनिया में जो पश्चिमी मीडिया है वो खास तौर पर कैसे भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। आपने देखा होगा हमारे देश में लोगों को पश्चिमी मीडिया पर बड़ा विश्वास रहता है, बड़ा भरोसा रहता है। पश्चिम की किसी बड़ी न्यूज मैगजीन में, किसी बड़े अखबार में कुछ छप जाए भारत के बारे में, तो लोग उसी को सत्य समझ लेते हैं। वो समझते हैं यही पत्थर की लकीर है। और हमारे यहाँ पश्चिम में छपी खबरों को कई बार एक सर्टिफिकेट की तरह देखा जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है और कड़वा सच यह है कि पश्चिम के मीडिया में भारत को लेकर एक बहुत जबरदस्त एजेंडा चल रहा है। और इस आर्टिकल की जो हेडलाइन है वो है, इन रशियाज वॉर चाइना एंड इंडिया एमर्ज एज फाइनेंसर्स। हिंदी में इसका अर्थ हुआ, रशिया जो इस समय युद्ध लड़ रहा है, यानी रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसमें चीन और भारत की भूमिका ऐसे देशों की है जो आर्थिक रूप से रशिया की मदद कर रहे हैं। यानी वो आरोप लगा रहे हैं कि भारत इस युद्ध को स्पॉन्सर कर रहा है, भारत इस युद्ध का फाइनेंसर है। इसमें यह भी लिखा है कि पश्चिमी देशों ने जब रशिया पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो भारत और चीन जैसे देश उससे सस्ते दामों पर गैस और तेल खरीदने लगे, जिससे रशिया को पैसा मिलने लगा और उसका आर्थिक नुकसान कम हुआ। और कहीं ना कहीं भारत ने ऐसा करके इस युद्ध को फाइनेंस करने का काम किया है। यानी ये कह रहे हैं कि युद्ध तो हमारी वजह से ही हो रहा है और हम रशिया की मदद कर रहे हैं। जबकि सच यह है कि आज भी रशिया से सबसे ज्यादा तेल और गैस का आयात यही पश्चिमी देश कर रहे हैं, सबसे ज्यादा यही खरीद रहे हैं। जून में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के शुरुआती 100 दिनों में रशिया ने जितना कच्चा तेल और गैस दूसरे देशों को निर्यात किया, उनमें से 61% सिर्फ पश्चिमी देशों ने खरीदा था। और इसके लिए इन देशों ने रशिया को 60 बिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए दिए। अब इनसे कोई यह पूछे कि जो 5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं, क्या इसी का इस्तेमाल रशिया ने इस युद्ध में नहीं किया होगा? अब देखिए दूसरी खबर। आज ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने दुनिया भर के देशों की जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमानित आंकड़े जारी किए। जो नए आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2022 और 23 में अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट 1%, ब्रिटेन का 0.3, फ्रांस का 0.7, इटली का -0.2, स्पेन का 1.2, कनाडा का 1.5, जापान का 1.6 और चीन का जीडीपी ग्रोथ रेट 4.4% रहने का अनुमान है। और रशिया का जीडीपी ग्रोथ रेट तो नेगेटिव में जा सकता है। रशिया का तो बहुत ही -2.3 रशिया का बताया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि भारत का ग्रोथ रेट क्या है? जब पूरी दुनिया आर्थिक महामंदी के दौर से गुजर रही है और पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो जिन्हें आप आधुनिक देश कहते हैं, जिनके वीजा के लिए आप लाइन में लगते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, काम करने के लिए जाना चाहते हैं, उन सब देशों में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो आप देख लीजिए। सबसे ज्यादा चीन का आ रहा है 4.4, बाकी सब देशों की बुरी हालत है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो। अब देखिए भारत कहां पर है। अब आपको भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बताते हैं। इन सारे देशों में, पूरे दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, उन सब में भारत जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में सबसे ऊपर है और वो है 6.1% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकती है, अनुमानित है। और आज भारत के लोकप्रिय अभिनेता अमिताभ बच्चन का 80वां जन्मदिन है। उनकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी 1969 में आई थी और उनकी सबसे नई फिल्म गुड बाय 3 दिन पहले ही रिलीज हुई है। 52 वर्ष से अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा में ऐसे ही लगातार नई नई फिल्मों में, नई भूमिकाओं में आते जा रहे हैं। जिस उम्र में बड़े बड़े अभिनेताओं को छोटी छोटी भूमिकाएं करनी पड़ती हैं, उस उम्र में भी अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अमिताभ बच्चन के जीवन का पहला सबक है कि नाकामी और लोगों के खारिज करने से कभी भी घबराएं नहीं। अमिताभ जब इंडस्ट्री में आए तो उनके लंबे कद और लंबे हाथों का मजाक उड़ा। उनकी भारी आवाज की वजह से ऑल इंडिया रेडियो ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। भारी आवाज के कारण ही सुनील दत्त ने अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में उन्हें एक गूंगे की भूमिका दी, जिसमें डायलॉग्स ही नहीं थे। इतने सारे रिजेक्शंस के बावजूद वो घबराए नहीं।
नई पीढ़ी को यह बात सीखनी चाहिए कि सफलता 2-4 दिन में नहीं मिलती। अमिताभ बच्चन की जिंदगी से हम सीख सकते हैं, आप डटे रहिए। अगर डटे रहे तो जिन कमियों के लिए आपका मजाक उड़ाया जाता है, वो ही कमियां एक दिन आपकी ताकत बन जाएंगी।